नमस्ते बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th मैथ्स में। ठीक है, इसमें हमने क्या करेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 8 में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 8 में हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। उसमें हम ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशंस हैं वो देखे थे हमने सब। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ था कि ट्रिग्नोमेट्री की कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड बिकॉज ऑफ नीड अरोज इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में इसकी नीड हुई, इसलिए इसका इन्वेंशन की गई। ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड इन ज्योग्राफी एंड इन नेविगेशन। ठीक है, द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट मैप्स, डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एन आइलैंड इन रिलेशनशिप विद द लैंगिट्यूड एंड लॉटिट्यूड्स। मतलब उसकी अगर हमें लैंगिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमें पता हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके उस पॉइंट की लोकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो एक ये दिया हुआ है, हमें फिगर दी हुई है, इसको थियोडेलाइट कहते हैं। ये क्या है, एक सर्वे का इंस्ट्रूमेंट है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। ये ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल या सिद्धांत पे आधारित है। और इसमें हम क्या करते हैं कि एक टेलीस्कोप होता है जिसको हम मेजरमेंट एंगल्स का माप करने के लिए यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, उस टेलीस्कोप से। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे आज इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए। ठीक है, ट्रायंगल जैसे हमने क्लास 8 में ही पढ़ा था, सॉरी क्लास 8 का चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था कि अगर हमें थीटा दिया हुआ है और कोई सी भी दो भुजाएं हमें दे दी, मान लो कि ये भुजा हमें दे दी है परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, तो हम इसका यूज़ करके थर्ड साइड निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ कर करके। ठीक है, तो अगर हमें दो साइड्स पता हैं तो बाकी जो साइड है वो उसका हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि क्या होगा। अगर मान लो कोई हम देखें रियल लाइफ में तो हम वर्टिकल को कहते हैं, हाइट हो सकती है इसकी। ठीक है, बेस क्या होगा, किसी पॉइंट से दूरी मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस चैप्टर में हमने करना क्या है। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि दूरी ऊंचाई, वी विल सी हाउ ट्रिग्नोमेट्री यूज इन फाइंडिंग हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, कि दूरी और ऊंचाई निकालने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। और जैसे मान लो ये नीचे फिगर दे रखी है, इसमें कुतुब मीनार की हाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुतुब मीनार की हाइट निकालना वैसे तो कितना मुश्किल होगा कि आप ऊपर पहुँचो इंची टेप लेकर, इंची टेप से पूरी नापो, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो यूज़ करेंगे, एंगल देख लेंगे कितना एंगल बन रहा है, और जहाँ से वो एंगल देख रहे हैं वहाँ से दूरी कितनी है, उस हिसाब से हाइट निकाल सकते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स हैं जो बार बार हमें सुनने में यूज़ होंगे, जैसे लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको हम हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। और चौथा पॉइंट है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो पहले हम देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जैसे इस फिगर में यहाँ दिखा रखा है इसने कि एक पतंग है, कोई पतंग को देखने के लिए ये जो एंगल बनेगा, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक जो सीधी रेखा बनेगी आँख से उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये क्या होगा, इसे ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि जो ऑब्जर्वर देखने वाला है उसकी आँख से हम सीधी रेखा खींचते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, जो समतल होगा उसके समांतर रेखा खींची जाती है। ठीक है, दूसरी हमें चीज़ देखनी है लाइन ऑफ साइट जो लिखा हुआ है। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या हुआ, जो उसकी आँख से जो हम सीधी रेखा जाएगी जो ऑब्जेक्ट को देख, जैसे पतंग को देख रही है, तो इसकी आँख से जो सीधी रेखा पतंग तक जाएगी उसे कहेंगे लाइट ऑफ साइट। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या देखा है कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो हम लिखते हैं व्हेन लाइन ऑफ साइट इज अबव द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे अबव यानी कि ऊपर होना ये कीवर्ड है यहाँ पे, अबव द हॉरिजॉन्टल
इसका मतलब क्या हुआ, जो तब एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। या हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जब भी किसी चीज़ को देखने के लिए आपने अपना सर ऊपर की ओर उठाया है, ठीक है, या फिर जो अब देखने वाला अगर अपना सर ऊपर की ओर उठाए तो उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं दूसरी साइड। अब जैसे ये लड़की यहाँ दिख रखी है तो वो नीचे की तरफ देख रही है। अब यहाँ पे लाइन ऑफ साइट नीचे आ गई हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है और लाइन ऑफ साइट नीचे है, तो इसको जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे यहाँ पे लिखा भी, द व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज़ बिलो, यहाँ पे कीवर्ड बिलो है, बिलो द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें क्या होगा, इसमें सर झुका रही है नीचे को देखने के लिए, या जो भी देखने वाला होगा अपना सर नीचे की तरफ झुकाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, किताब में से आप पढ़ लेना इसे। ठीक है, ये मैंने मार्क भी कर दिया, आप अपनी बुक में इसमें देख भी लेना। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जब भी आप ऊपर देखोगे आपका सिर ऊपर की ओर उठेगा, या लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से अबव यानी कि ऊपर होगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनेगा जब आप नीचे की तरफ देखोगे, अपना सिर नीचे की तरफ झुकाओगे और लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से नीचे होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसमें बुक में दिए हुए थे, हम इन्हें देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में कहता है कि आर टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमने ये देख लिया, ये टावर हमें दिया हुआ था, टावर से 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट लिया सी। ठीक है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण इसके टॉप का बन रहा था 60 डिग्री का। हमने इसकी हाइट निकाली इसलिए हमने एच लिख लिया। अब क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड इसलिए परपेंडिकुलर बनेगा ये, और बेस बन जाएगा हमारा 15। अभी इस ट्रायंगल में दिया हुआ है हमें परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर और बेस से क्या बनता है टेन थीटा, तो 1060 हो गया परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि एच बटे 15। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1060 वैल्यू होती है √3, तो √3 बराबर एच बटे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 15√3। यहाँ डिवीजन में था वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 15√3 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये मीटर में दिया हुआ था तो इन्होंने यहाँ लिखा है, इसकी वैल्यू आ गई 15√3। तो इस हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके इस पूरे टावर की ऊंचाई निकाल ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक ये कोई सीढ़ी लगा के उन्हें तारें ठीक करी थी किसी इलेक्ट्रीशियन ने। ठीक है, जिसकी पूरे पोल की हाइट हमें पता है ये 5 मीटर दी हुई थी। अब उसे ऊपर से 1.3 मीटर नीचे, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गया ये 1.3 मीटर है, जबकि पूरी हाइट थी 5 मीटर। तो बीच का जो हिस्सा बच जाएगा उसकी हाइट कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी बी से डी तक 3.7। 5 में से 1.3 माइनस कर दिया हमने, तो ये 3.7 मीटर बच गई। और एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, और इसको अब क्या निकालना है कि लेंथ ऑफ द लेडर निकालना है। तो ये थीटा दिया हुआ है, हमने ये लेंथ निकालनी है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। और ये दूरी भी निकालनी है कि इस पोल से सीढ़ी कितनी दूरी पे होगी। इसको एक्स, इसको वाई ले लेते हैं। अब एक्स को देखें तो एक्स क्या बन रहा है, एक्स हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, और वाई हमारा बेस है। ठीक है, अगर हम एक्स और वाई को, एक्स और पी को देखें तो हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बनेगा, साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3.7 बटे एक्स। साइन 60 होता है √3/2, तो 3.7 बटे एक्स बराबर आ जाएगा √3 बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करोगे इसे तो एक्स का मान आ जाएगा
3.7 गुणा में 2/√3। ठीक है, सेम उनका भी आ रहा है, तो 4.28 यहाँ लिख देते हैं, इतने मीटर। ठीक है, तो हमारा एक्स आ गया। अब पी और बी से देखें तो tan थीटा बनता है, tan 60 बराबर P/H, सॉरी P/B, 3.7 बटे में y, और tan 60 वैल्यू होती है √3, यानी कि 3.7 बटे y बराबर हो जाएगा √3 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3.7 डिवाइड बाय √3। ठीक है, इसका सॉल्व करके आंसर निकालना, क्योंकि √3 की वैल्यू हमें दी हुई थी इसमें। इसको सॉल्व कर लेना आप। लेकिन इसमें भी ये तो मैंने रेशनलाइज करके सॉल्व कर दिया ऐसे, लेकिन यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू क्योंकि दी हुई है 1.73, तो वो लिख के भी इसको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में किया हुआ था 2.4, यहाँ पे आप ये कर लेना आपने। आप ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्या है हमारे पास। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि ऑब्जर्वर की हाइट भी हमें दे दी है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना आप। इसमें इसमें ऑब्जर्वर की हाइट हमें दी हुई है 1.5 मीटर टॉल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो टॉवर की टोटल हाइट है उसमें से 1.5 माइनस करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि हमने जो एंगल देखना है वो हॉरिजॉन्टल से देखना है। अब हॉरिजॉन्टल आँख से बनेगा उसके, जो ये डी पॉइंट है, तो हम डी से ऊपर वाला हिस्सा लेंगे जब सॉल्व करेंगे ना। ये पूरी हाइट में से 1.5 माइनस करना पड़ेगा, जो इस ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है हमें। ठीक है, तो ये देख लेना क्वेश्चन एक बार। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग होगा, तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं। इसमें हमें फ्लैग की हाइट भी निकालने को बोल सकते हैं, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट निकालने को बोल सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर खुद से ट्राई करना एक बार, अगर नहीं होता है देन आई हेल्प, फिर हम देख लेते हैं कैसे क्या करना होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन, हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करते हैं, एंड आई होप उससे आपको बहुत समझ में आ जाएगा चीज़ें कैसे, क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें था कि अ सर्किट आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope to the ground with the ground level is 30 degrees. तो इन्होंने फिगर बना के दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में। ए बी कोई पोल हो गया, ठीक है, पोल से एक तार बांध दिए, ठीक है, रोप रस्सी बांध दी है, रस्सी पे वो चल रहे हैं। अब रस्सी की लंबाई यानी कि ए सी हमें दिया हुआ है 20 मीटर, पोल की हाइट निकालना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ये एच ए बी और ए सी क्या दिया हुआ है हमें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो साइन थीटा बनेगा। और ये होता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दिस इम्प्लाइज H/20 बराबर 1/2। ठीक है, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 20, ये कैंसिल हो जाएंगे 10 पे, तो h की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज़, जो पोल की ऊंचाई है वो है 10 मीटर की। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ द बेंड्स
so that the top of the tree touches the ground making angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 मीटर. अब इसमें क्या कहता है कि एक ट्री था, कोई पेड़ था, वो तूफ़ान से टूट गया. अब मान लो जो पॉइंट मैंने मार्क किया बीच में वहाँ से टूटा, तो ऊपर वाला हिस्सा आगे ज़मीन पे जाके लगेगा. तो इसे ही ट्रायंगल बना रहा है. तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्रीज़ का. और जो ऊपर वाला हिस्सा आगे ज़मीन पे गिरा है वो पेड़ के पैर से 8 मीटर की दूरी पे, यानी कि ये डिस्टेंस 8 मीटर हो जाएगा. ठीक है. और इसकी पेड़ की टोटल ऊंचाई निकाली. हम कहते हैं ये एक्स और इधर वाई मान लेते हैं कि इस हिस्से की ऊंचाई वाई है और जो बचा हुआ हिस्सा उसकी ऊंचाई एक्स है. अब इन द गिवन फिगर, इन द फिगर फॉर्म्ड, जो आकृति बनी है उसमें अगर हम x और 8 को लें यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या बनता है साइन थीटा. और सॉरी, परपेंडिकुलर बेस लेंगे तो टेन थीटा बनेगा. 1030 इज़ x/8 और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3. ठीक है. सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3. रेसलेस कर दो 8√3/3. ठीक है. ऐसे ही अगर हम y और 8 को लें यानी कि हाइपोटेन्यूज और बेस को, तो ये बनेगा cos थीटा. cos 30 इक्वल्स टू 8/y. ठीक है. और क्योंकि cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 8 और हाइपोटेन्यूज है y, तो 8/y बराबर आ जाएगा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे इसे तो y की वैल्यू आ जाएगी y आ जाएगा 8 गुणा 2/√3 यानी कि 16√3/3. तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस ट्रायंगल में x निकाल लिया और y भी निकाल लिया, लेकिन टोटल हाइट क्या होगी पेड़ की, x जमा y. ठीक है. क्योंकि जो y वाला हिस्सा था वही तो आगे टूट के गिरा था, तो टोटल हाइट हो जाएगी ट्री की, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू x प्लस y, यानी कि 8√3/3 जमा 16√3/3 को जमा करेंगे तो 8 और 16 हो गया 24. तो यह 24√3/3, 3 से 24 कट जाएगा 8 पे. ठीक है. तो इस हिसाब से हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, जिसमें पेड़ की ऊंचाई आ गई हमारे पास 8√3. चलो सॉरी ये डिलीट हो गया, देख लेना आप अपने आप. ठीक है. समझ में आ गया होगा आपको आई गेस. आगे मूव करते हैं. अब इसमें जैसे क्वेश्चंस सारे तो नहीं करा पाऊँगा, कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा यहाँ पे, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना. ठीक है. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई करना एक बार. और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉवर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज हाइट ऑफ द टावर. ये भी इजी क्वेश्चन है. इसमें बेस दे दिया है, हाइट निकालनी है, टेन थीटा यूज़ करके सॉल्व करना है इसे. ठीक है. और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 था अ काइट इज़ फ्लाइंग. क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम अभी. एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग है 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अब इसमें क्या किया है कि एक पतंग है कोई ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे है, और अभी के लिए जो पतंग का धागा है वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बांध दिया गया. ठीक है. उस एंगल से अगर पतंग की तरफ देखें पॉइंट से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमने धागे की लंबाई निकालनी है इस केस में. ठीक है. धागे की लंबाई निकालनी है. तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं. ठीक है. चलो इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया था हमने. क्वेश्चन नंबर 1 उसमें रोप की लंबाई
हमें दी हुई थी, ठीक है, और ऊंचाई निकाली थी। अब यहाँ पे क्या है कि ऊंचाई हमें दी हुई है और लंबाई निकालनी है, तो सेम क्वेश्चन 1 की तरह यहाँ पे इसको ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 1.5 मीटर टॉल स्टैंडिंग एट अ 30 डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है जो चेंज होता है 30 डिग्री 60 डिग्री का, ऐसे अगर आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लग रहा है, इसे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ऑब्जर्वर जो है, इससे हम मान लेते हैं हम एक्स डिस्टेंस पे खड़ा है अभी, ठीक है। उसकी हाइट हमें दी हुई है 1.5 मीटर। बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल बन रहा है अभी 30 डिग्री का, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ा मूव करता है आगे बिल्डिंग की तरफ, इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। इससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y। इसको हम y ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है आगे अभी। इसमें पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के मार्किंग्स कर लेंगे, ए बी, यहाँ सी, ये डी और ई एंड एफ, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे। हाँ, सबसे पहले हमने क्या करना है कि बी एफ की जो लंबाई है 1.5 मीटर, इसको 30 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारे पास ए डी आएगा। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि सॉरी सी तो नहीं ले सकते, यहाँ पे हम डी लिखेंगे, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया हमने। इसे लिखते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, यानी कि tan थीटा बनेगा। tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू ए डी बटे बी डी। अब ए डी की लंबाई बच जाएगी हमारे पास 30 में से अगर 1.5 माइनस किया तो 28.5, और बी डी हमारे पास है x, ठीक है ना। और tan 30 होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 28.5 और √3 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस हमें पता होगा, तो tan 60 डिग्रीज इक्वल्स टू ए डी बटे में सी डी, ठीक है। ए डी की वैल्यू हमने निकाली थी 28.5। अब सी डी क्या होगा, पूरे डिस्टेंस यानी कि x में से y माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई, ठीक है। तो अब 60 की वैल्यू होती है tan 60 √3 और बटे 1 28.5 बटे में x माइनस वाई। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 28.5 बटे में √3, 28.5 और बटे में √3 आ जाएगा इसके, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल रखी थी ऑलरेडी, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 28.5 √3 माइनस वाई इक्वल्स टू 28.5 बटे में √3। y के लिए सॉल्व करेंगे तो y को इधर शिफ्ट और 28.5 बटे √3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 √3 प्लस माइनस 28.5 बटे में √3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 28.5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 बटे √3,
यानी कि y बराबर 28.5 गुणा में 2/√3। अब 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पर आ जाएगा 57 बटे में √3, √3 से कैंसिल हो जाएगा तो 19√3। ठीक है, तो हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो उसने किया वो y था। जो ऑब्जर्वर ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया उसकी वैल्यू आ गई 19√3 इतने मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा तुमको। देख लो इसे एक बार और फिर हम आगे मूव करते हैं। चलो इसे हम मैं ही करता हूँ दोबारा। ये एंगल हमें 30 से 60 मूव किया जब वो बच्चा बी से सी मूव कर गया। ठीक है, यहाँ पे मेन कैच क्या था कि हमें ए डी निकालना है। पहले ए डी क्या हो जाएगा, टोटल हाइट जो है ए ई से, यानी कि ए ई में से डी ई माइनस कर देंगे, यानी कि 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ए डी की लंबाई जो हमारे पास आ गई थी 28.5। ठीक है, इतने मीटर ये हमने यूज़ करनी थी। तो इस पहले पूरे डिस्टेंस को हमने एक्स ले लिया और डिस्टेंस जो बॉय मूव किया था आगे उसको हमने वाई ले लिया था। ठीक है, फिर हमने लिखा ट्रायंगल ए बी डी में एंगल निकाला, tan थीटा था। ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था उन्होंने पहले। 28.5/6 सॉल्व करा, एक्स की वैल्यू आ गई। फिर सेकेंड टाइम हमने लिखा ट्रायंगल ए सी डी में, ये छोटा ट्रायंगल लिया, इसमें एंगल थीटा 60 था तो 60 के लिए सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकाली हमने आगे। ठीक है, स्टेप्स आप देख लो इसे फिर से एक बार। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करो इसको तो 2/√3 बनता है और फाइनल हम आंसर आ गया 19√3। ये डिस्टेंस है जो वो लड़का आगे मूव किया होगा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं किताब की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ अ रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation to the top of the poles is 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. मतलब दो खंबे हैं सेम हाइट के हैं, रोड के अलग अलग हिस्सों पे खड़े हैं। जो रोड की चौड़ाई है 80 मीटर दी हुई है हमें। रोड पे कोई पॉइंट है बीच में जिससे एक पोल का ओनियन कोण बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, दूसरे का बन रहा है 30 डिग्री का। दोनों पोल्स की हाइट हमें निकालनी है, यानी कि ऊंचाई, और उस पॉइंट से जिसे हमने देख रहे हैं पोल्स के टॉप को, उससे दूरी कितनी है ये निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। ये पहला पोल है, सेकंड पोल। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमें डिस्टेंस, ये मान लो ये पॉइंट पी था, इससे हमने इसके टॉप को देखा तो एंगल बना 60 डिग्री का, यहाँ देखा तो बनता है 30 डिग्री का, 60 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है, और इनकी हाइट हमें निकालनी है तो एच लिख लेते हैं। अब क्योंकि दोनों की हाइट सेम है तो दोनों साइड एच आ जाएगा। और ये पूरा डिस्टेंस हमें दिया होता है 80 मीटर्स, क्योंकि रोड 80 मीटर वाइड हमें दी हुई है कि 80 मीटर चौड़ी रोड है। ठीक है, और हम क्या करते हैं इसमें नाम दे देते हैं ए बी, ये तो पॉइंट पी हो गया, और ऊपर सी और ये डी। अब एक चीज़ और है कि हमारे पास बी पी को मार्क कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी, इसमें बी पी को हम एक्स ले लेते हैं पहले, tan 60, क्योंकि हमने बी पी को एक्स माना है, ये वाला हिस्सा एक्स है। ठीक है, इसको वाई लिख लेते हैं। अब ट्रायंगल ए बी पी में tan 60 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
एच बटे एक्स, तो 1060 वैल्यू आ जाएगी एच बटे एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एच बटे एक्स बराबर 1060 वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करा इसको अगर, एच बराबर एक्स √3, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे साइड में। अब यहाँ पे उससे पहले हमें देखना है कि जो हमने लिया है y लिया है, अगर हम x प्लस वाई करें तो टोटल 80 आएगा। तो y का मान क्या हो गया, 80 माइनस एक्स। ठीक है, 80 माइनस एक्स, ये हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल CPD के लिए। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल CP या CDP tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू h बटे y, यानी कि h बटे 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो यह जगह h गुणा √3, h√3 बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब x को b इधर शिफ्ट कर दो, तो जगह h√3 प्लस एक्स बराबर 80। अब इक्वेशन 1 में देखें तो h की वैल्यू थी x√3, तो h की रख देंगे x√3 बार √3 जमा में x बराबर 80। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने h की वैल्यू डाल दी x√3, h की जगह पे x√3 लिख दिया। ठीक है, अब जब ये ब्रैकेट ओपन अप करेंगे √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये जगह 3x प्लस x बराबर 80, इसे मतलब 4x बराबर 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। अब अगर जैसे हमें पता था y है 80 माइनस एक्स, ये वाली इक्वेशन से 80 माइनस एक्स, अब 80 में से 20 गया तो y की वैल्यू बच गई 60 मीटर। ठीक है, और h कितना हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई पोल्स की। फिर इक्वेशन 1 हम देखते हैं h था x√3, अब x की आप 20 लिख देंगे तो आ जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऊंचाई निकाल ली और दोनों का डिस्टेंस भी निकाल लिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं रिवाइज कैसे कैसे क्या किया हमने। 80 हमें डिस्टेंस दिया हुआ था, ट्रायंगल ABP में देखा, उसकी ऊंचाई को h मान लिया था, डिस्टेंस को x। तो tan थीटा में सॉल्व किया तो h की वैल्यू आ गई x√3। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 लिख लिया था, h बराबर x√3। अब क्योंकि x प्लस वाई टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 80 मीटर दिया हुआ था, तो x प्लस वाई बराबर 80 होगा। तो इससे हमने y का मान निकाला, तो y का मान आ गया 80 माइनस एक्स। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, दूसरे ट्रायंगल में हमारे पास एंगल था 30, h और y, y की जगह y की मान दिखा c माइनस एक्स, सॉल्व किया तो उससे हमारे पास x के मान आ गया। ठीक है, 4x बराबर 80, x का मान 20। अब इस इक्वेशन में रख के y का मान निकाल लिया और फिर h का इक्वेशन 1 से कि h था x√3 यानी कि 20√3 बन जाएगा। तो ये हमारे आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा सब सारा क्वेश्चन ये। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि एट 1 पॉइंट मीटर टॉल girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is
60 degrees. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees. Find the distance covered by the balloon during the interval. अब इसमें मतलब क्या हुआ, एक लड़की है, बच्ची, उसकी हाइट है 1.2 मीटर. वो बलून को देखती है. बलून क्या सीधी सीधी रेखा में मूव कर रहा है आगे. पहले जब उन्होंने देखा तो एंगल था 60 डिग्री का. जैसे थोड़ी देर बाद बलून आगे मूव कर गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो यहाँ पे 30 डिग्रीज में. ठीक है. और बलून की ऊंचाई है धरती से 88.2. अब इसमें से क्या करना है हमें, लड़की की ऊंचाई जो 1.2 हमें दी हुई है उसको माइनस कर देंगे. तो 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो 87 बच जाएगा. दैट मीन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की हाइट हमारे पास आ गई 87. ठीक है. अभी हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं जैसे इस फिगर में मैंने दिखा रखा है. दोनों में बलून की हाइट सेम रहेगी 87 अबव द हॉरिजॉन्टल, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे. तो एक ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 लेंगे, दूसरे ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे 30 डिग्रीज का. ठीक है. और ये डिस्टेंस हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस उन्होंने मूव किया. तो जो ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल बन रहा है उसके लिए हम डिस्टेंस ले लेते हैं. उसको हम मान लेते हैं इस पॉइंट से पूरा एंड तक. ठीक है. इसको हम ले लेते हैं x. ये पूरा डिस्टेंस हम ले लेते हैं x. और छोटे ट्रायंगल के लिए लेते हैं हम y. ये डिस्टेंस इसको हम ले लेते हैं y. ठीक है. तो इसको मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 14. ये मैं नाम कर देते हैं ए बी, यहाँ C, ये C है, ध्यान रखना, यहाँ D और नीचे E. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम. ये इसे लिख देते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी. अब इसमें हमें बस क्या क्या दिया हुआ है, एक परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस पता है, यानी कि tan बनेगा tan 60 डिग्रीज इक्वल्स टू 87 बटे में y, क्योंकि ये बेस है इसलिए 87 बटे y. अब tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3. तो y बराबर 87 √3, सॉरी y का मान आ जाएगा 87 बटे में √3. इसको जब काटो गएगा 29 √3 आ जाएगा ये. ठीक है. कितना मीटर. ऐसे ही जब देखेंगे इन ट्रायंगल डी बी ई, इन ट्रायंगल डी बी ई. अब इसमें एंगल 30 डिग्री का है लेकिन वही परपेंडिकुलर बेस है, तो tan 30 बराबर 87 बटे में x. तो 87 बटे x बराबर tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3. क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे. x की वैल्यू जगह 87 √3 इतने मीटर. अब हमने निकालना था कि C से E तक का डिस्टेंस. ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो उसने किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि CE निकालना है हमें. वो हो जाएगा x माइनस वाई. टोटल डिस्टेंस में से y अगर माइनस कर दें तो CE आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3. ठीक है. इसमें से अगर √3 कॉमन ले लो तो 87 माइनस 29, √3 कॉमन निकाल लिया था हमने. माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17 में से 9 गए 8, 7 में से 2 गया तो बचे 5, 58 √3 इतने मीटर. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है. तो ये दिखने में थोड़ा सा लग रहा था क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हुआ, लेकिन इजी है ये भी. ठीक है. तो देख लो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कैसे कैसे किया आपने, एंड आई होप समझ में आ जाएगा तुमको. बलून्स मूव कर रहा है आगे. ठीक है. इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, बलून मूव कर रहा है, बच्ची देख रही है. मेन ट्रिक का पॉइंट ये था बस कि इसकी जो बच्चे की हाइट है, जो टोटल हाइट हमें दी हुई थी बलून की ग्राउंड से, उसमें से माइनस करनी है. 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे तब उसकी हाइट आएगी 87, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की हाइट है. और क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमने वो 87 यूज़ करना, ना कि 88.2. ठीक है. और दो ट्रायंगल बन रहे, दोनों ट्रायंगल्स में हमारा परपेंडिकुलर पता है और बेस हमने मान लिया है x या y. परपेंडिकुलर बटे बेस tan बनता है, दोनों केसेस में tan लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ.
क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary prove that the height of the tower is 6 meters. ठीक है जी, अब इसकी फिगर हम यहाँ बना लेते हैं कि एक कोई टावर है, ठीक है, सॉरी हाँ फिर से बना लेते हैं कि एक ये कोई टावर है और इसके फुट से अगर हम देखें तो एक पॉइंट से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्रीज का, सॉरी थीटा का, दूसरे से आ रहा है 90 माइनस थीटा, क्योंकि उन्होंने लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से थे? जिनका सम जमा करें तो 90 आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो एक थीटा ले लिया, कि 90 माइनस थीटा ले लिया। तो ये पॉइंट की दूरी थी 9 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के पैर से, और दूसरे पॉइंट की दूरी थी 4 मीटर, ठीक है। तो हम इसके पहले नाम लिख लेते हैं इसका, उससे इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। ये पॉइंट ए, बी, सी और यहाँ डी, इन ट्राइंगल ए बी डी इसमें परपेंडिकुलर एच और बेस है 9, तो टेन थीटा बनेगा एच बटे 9, ठीक है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। ऐसे इन ट्राइंगल ए सी डी इसमें एंगल तो है 90 माइनस थीटा का, तो लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा और एच बटे 4, क्योंकि परपेंडिकुलर एच है और बेस 4 है, तो एच बटे 4। अब टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनता है कॉट थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा बराबर, इसको नहीं लेंगे अभी, कॉट थीटा लिखेंगे इसमें, कॉट थीटा बराबर एच बटे 4। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में हमने देखा है टेन थीटा है एच बटे 9, और इक्वेशन 2 में है कॉट थीटा बराबर एच बटे 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, हम साइड्स में यहाँ लिख लेते हैं। तो अब क्योंकि हमें पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग चैप्टर 8 में कि टेन थीटा होता है 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1 बटे टेन थीटा। जब मतलब क्या होगा, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा को, आंसर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो उसे क्या बनेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू एच बटे 9 गुणा में एच बटे 4। अब टेन थीटा गुणा कॉट थीटा, तो ये तो 1 हो गया, बराबर एच स्क्वायर बटे 36, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, एच स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एच की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम सिंस एच कांट बी इक्वल टू -6, क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसलिए हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर्स, जो ही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रूव दैट द हाइट इज़
6 मीटर्स हमने प्रूफ कर दिया, एज प्रूव्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। इस क्वेश्चन में ट्रिक पॉइंट कहाँ आया था? ट्रिक पॉइंट सिर्फ ये था कि एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 हो, ठीक है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ये याद रखना है। अब समरी में फिर से वही सब चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप एक बार देख लेना, जो पहले मैंने बता चुका हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब लाइन ऑफ साइट अबव द हॉरिजॉन्टल हो, और या फिर हम कह सकते हैं जब आप अपना हेड रेज करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ उठाते हैं देखने के लिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब लाइन ऑफ साइट बिलो द हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, और जब आप अपना सिर लोअर करते हैं, नीचे करते हैं देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को, उस केस में एंगल ऑफ जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं उसे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इससे पता चल जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लिए, कुछ क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है, तो वो आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो बिल्कुल मैसेज करके, एंड हम फिर उस क्वेश्चंस को भी कर लेंगे जो रह जाएंगे, कोई डाउट वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये होमवर्क हो जाएगा, एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करनी है, और कोई डाउट आता है तो बिल्कुल मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है।